हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण के 30 पाठ पढ़े हैं। 29वें और 30वें पाठ में समास से संबंधित अध्ययन किया था, जिसमें हमने समास, समास विग्रह समझा, समास के भेदों के बारे में पढ़ा, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के जो भेद हैं 7, उनमें से 6 का अध्ययन किया था। अंत में हमने द्विगु समास का अध्ययन किया था। पाठ 31वें में हम कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 31वां पाठ है हिंदी व्याकरण का। कर्मधारय तत्पुरुष समास। इस समास में प्राय एक पद यानी प्रथम पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। उपमान और उपमेय से युक्त पद भी इस समास के अंतर्गत माने जाते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद उपमान तो दूसरा उपमेय होता है। विशेषण उपमान किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी समानता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है, जिनसे विशेषता प्रकट की जाती है, उनको विशेषण कहते हैं। उनको उपमान भी कहते हैं। विशेषण या उपमान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता बतलाने वाले या समानता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। उन्हें उपमान भी कहते हैं। विशेष्य या उपमेय जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य या फिर उपमेय कहते हैं। जैसे राजू सुंदर है तो राजू इसमें विशेष्य है, सुंदर इसमें विशेषण है। सुंदर के द्वारा विशेषता बताई जा रही है तो सुंदर शब्द विशेषण है। राजू की विशेषता बताई जा रही है जो कि एक संज्ञा शब्द है, इसे हम विशेष्य कहेंगे। विशेष यदि किसी वाक्य में विशेषण की पुनरावृत्ति हो तो वह कर्मधारय समास होता है। यदि संज्ञा की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययभाव समास होता है। तो दोस्तों, हमें ये विशेष भी याद रखना है। यदि विशेषण की पुनरावृत्ति होती है, विशेषता बताने वाले शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वह कर्मधारय समास होगा। और यदि संज्ञा की ही पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर फिर अव्ययभाव समास होता है। विशेषण की पुनरावृत्ति कर्मधारय समास, संज्ञा की पुनरावृत्ति अव्ययभाव समास। कर्मधारय समास के उदाहरण हैं नील गगन, नीला है जो गगन। महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ पर नीला, महान ये विशेषता बता रहे हैं गगन और आत्मा की। हताश, हत है जिसकी आशा। देव ऋषि, जो देव है जो ऋषि है। सज्जन, सत है जो जन। खुशबू, खुश अच्छी है जो बू। बू का अर्थ होता है गंध और खुश यानी अच्छी। तो खुश के द्वारा विशेषता बताई जा रही है बू की। सत के द्वारा विशेषता बताई जा रही है जन की। तो यहां पर कर्मधारय समास है। अन्य उदाहरण देखते हैं संसार सागर, संसार रूपी संसार सागर, सागर रूपी संसार। नव युवक, नव है जो युवक। महाराजा, महान है जो राजा। राजा की विशेषता बताई जा रही है महान के द्वारा। तो राजा विशेष्य है और महान विशेषण है। कर्मधारय समास है। ज्वालामुखी, ज्वाला के समान मुख। नील गाय, नीली है जो गाय। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। शोक सागर, सागर रूपी शोक। इन सभी उदाहरणों में कर्मधारय समास है। इसके आगे अब हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद किए जाते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तीसरा हम समास पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं
और अथवा या आदि शब्दों का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच और अथवा या आदि शब्द लिख दिए जाते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में से और अथवा या का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में जो और अथवा या शब्द होते हैं उनको लिख दिया जाता है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, जिसमें और का लोप होता है। समाहार द्वंद्व समास, जिसमें आदि इत्यादि का लोप होता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास, जिसमें या अथवा का लोप होता है। द्वंद्व समास का पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त और का लोप हो जाता है, इसलिए इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? दोनों पदों के बीच से यदि और का लोप होता है तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण सुरासुर, सूर और असुर, सीताराम, सीता और राम, हरिहर, हरि और हर, दूध रोटी, दूध और रोटी, जलवायु, जल और वायु, राधे श्याम, राधा और श्याम, 31, 1 और 30। ये सभी इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं जिनमें से और का लोप हो रहा है। द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व समास, जिसमें अंत में आदि इत्यादि आते हैं, इनका लोप होता है। समाहार द्वंद्व समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य संज्ञा के अर्थ का भी बोध कराते हैं और पद बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। समाहार द्वंद्व समास में दोनों पद मिलकर के किसी अन्य संज्ञा के अर्थ का बोध कराते हैं जो कि बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फल फूल आदि, तो यहाँ पर आदि का प्रयोग किया गया है। समास विग्रह में आदि का प्रयोग किया गया है। समस्त पद में फल फूल, यहाँ पर आदि का लोप हो गया है, तो समाहार द्वंद्व समास है। आगा पीछा आदि। चाय वाय चाय आदि, 63, 3 और 60, अड़ोस पड़ोस पड़ोस आदि, लीपा पोती लीपना पोतना आदि, दाल रोटी आदि, धोती कमीज आदि। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास है जहाँ पर आदि इत्यादि का लोप हो रहा है। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास या विकल्पक द्वंद्व समास। इस समास में विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोनों पदों के बीच प्रयुक्त या अथवा को लोप हो जाता है, जैसे धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। विकल्पक या वैकल्पिक द्वंद्व समास में या अथवा का लोप या फिर अथवा का लोप होता है। इसमें विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धर्माधर्म, धर्म या अधर्म दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसके अन्य और उदाहरण हैं उल्टा सुल्टा, उल्टा या सुल्टा, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, 1 2, 1 या 2, जय पराजय, जय या पराजय, लाभ हानि, लाभ या हानि। समास का चौथा भेद है बहुवरी समास, जिसका हम अध्ययन करेंगे। बहुवरी समास। बहुवरी समास में बहुवरी जो शब्द है उसको यदि हम अलग अलग करना चाहिए तो बहुधन वरी ही। बहु का अर्थ होता है बहुत, वरी का अर्थ होता है चावल या फिर अन्न। जिसके पास बहुत चावल या फिर अन्न है वह है किसान। तो यहाँ पर भी किसान में भी बहुवरी समास होता है। जिसके पास बहुत चावल या अन्न होता है वह होता है किसान। बहुवरी समास में बहुवरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है। किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण अथवा किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है वह बहुवरी समास माना जाता है। बहुवरी समास में
प्रथम पद और दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, यानी बहुरी समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, अन्य ही कोई पद प्रधान होता है। बहुरी समास में किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण या फिर किसी विशिष्ट अर्थ के कारण शब्द किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, वहां पर बहुरी समास होता है। तो दोस्तों, बहुरी समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, अन्य पद की ओर अर्थ की ओर संकेत करते हैं। विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि का प्रयोग किया जाता है। बहुरी समास का जो समस्त पद होता है उसका यदि विग्रह करते हैं तो वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके दोनों पद किसी संज्ञा के विशेषण होते हैं। बहुरी समास के जो दोनों पद होते हैं वे किसी संज्ञा के विशेषण होते हैं। बहुरी समास में दोनों पद मिलकर अन्य पद का अर्थ प्रकट करते हैं। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान न होकर के अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए दोनों पद मिलकर के अन्य पद का अर्थ प्रकट करते हैं। बहुरी समास के तीन भेद होते हैं। बहुरी समास के तीन भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, दूसरा वेदीकरण और तीसरा होता है सहार्थक। तो बहुरी समास के तीन भेद होते हैं, समानाधिकरण, वेदीकरण, सहार्थक, जिसमें हम पहले भेद का अध्ययन करेंगे जो है समानाधिकरण बहुरी समास। जहां दोनों पद समान हो या दोनों पदों की विभक्ति समान हो, वहां पर समानाधिकरण बहुरी समास होता है। जहां पर दोनों पद समान हो या दोनों पदों की विभक्ति समान हो तो वहां पर समानाधिकरण बहुरी समास होता है। जैसे कलह प्रिय, प्रिय है कलह जिसको, बहुरी समास है और बहुरी समास का भी समानाधिकरण भेद है। प्राप्त उदक, प्राप्त है उदक जिसको, उदक का अर्थ होता है जल। कृत कार्य, कर लिया है कार्य जिसने, कृत कार्य कर लिया है कार्य जिसने। तो यहां पर कर्म को, कार्य को क्रम लिखा गया है। कृत कार्य कर लिया है क्रम जिसने। दत्त चित्त, दे दिया है चित्त जिसने। चित्त का अर्थ होता है मन। समानाधिकरण बहुरी समास का हमने अध्ययन किया है, जो कि बहुरी समास का भेद है। बहुरी समास का दूसरा भेद है वेदीकरण बहुरी समास। इसमें दोनों पदों की विभक्ति असमान होती है, अलग अलग होती है। वेदीकरण बहुरी समास में दोनों पदों की विभक्ति अलग अलग होती है, असमान होती है। जैसे आजानुबाहु, बाहु बुझाए हैं घुटनों तक लंबी, जिसकी अर्थात राम। कुसुम आकर, वह जिसके कुसुम के सर हैं अर्थात कामदेव। यहां पर वेदीकरण बहुरी समास है। अन्य उदाहरण हम पढ़ेंगे। दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु, दीर्घ लंबी है बाहु बुझाए। दीर्घ यानी लंबी है, बाहु यानी बुझाए जिसकी अर्थात विष्णु। हिम तनिया, हिम की तनिया है जो अर्थात पार्वती। तनिया का अर्थ होता है पुत्री। पन्नगारी, पन्नगु का अरि है जो अर्थात गरुड़। पन्नग का अर्थ होता है सांप, अरि का अर्थ होता है दुश्मन। तो यहाँ पर वेदीकरण बहुरी समास है। बहुरी समास का तीसरा भेद है सहार्थक बहुरी समास। इस समास में साथ के अर्थ का बोध होता है। जिस समास में साथ के अर्थ का बोध हो वहां पर सहार्थक बहुरी समास होता है। जैसे सबल, बल के साथ है जो, तो यहां पर साथ के अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहां पर सहार्थक बहुरी समास है। दोस्तों, यदि हमें हिंदी व्याकरण को बहुत ही कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियोस बहुत ही अति उपयोगी हैं। बहुत ही कम समय में आप बहुत जल्द हिंदी व्याकरण का रिवीजन कर सकते हैं। स पत्नी, पत्नी के साथ है जो अर्थात राम। स विनय, विनय के साथ है जो। स कुशल, कुशलता के साथ है जो। स परिवार, परिवार के साथ है जो अर्थात राम। स अनुज, अनुज के साथ है जो अर्थात राम। स प्रेम, प्रेम के साथ है जो। तो सहार्थक जो बहुरी समास होता है उसमें साथ का बोध होता है। इस प्रकार से हमने समस्त समास का अध्ययन किया है। उसके भेद, उसके उदाहरण, उपभेद सब जाने हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में हिंदी व्याकरण का अध्ययन आप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।
नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि हम परीक्षा के समय बहुत ही जल्द कम समय में अभ्यास का रिवीजन कर अपनी अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद।